नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से, जो कि पहले ट्विटर था, वहां पर जाकर आप वोट कर सकते हैं। हर खबर पर आपके वोट को हम दिखाते हैं रात को 9 बजे जनमत में, जो कि आपका कार्यक्रम है। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और बेहतरीन मुद्दे, हर रोज के जो बड़े मुद्दे हैं, रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं जनमत में, जिसके बारे में चर्चा हर रोज इस शो में की जाती है। जनमत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शो को तो रोज देखें ही देखें, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, वहां पर जाइए और जनमत #JNMAT आप टाइप करिए। चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में आप टाइप करेंगे, आप आ जाएंगे सीधा हमारे पोल में भाग लीजिए और सह परिवार सभी मिलके जनमत कार्यक्रम को देखिए। तो जनमत में आज के बड़े मुद्दे आपको बता दूं, पहला बड़ा मुद्दा जो आने वाला है इस कार्यक्रम में वो है फरार अमानतुल्लाह। देखिए, जनमत का पहला बड़ा मुद्दा जो होने वाला है वो अमानतुल्लाह को, जो उसकी फरार चल रहा है, क्या पूरा प्रकरण चल रहा है, लगातार भाग रहा है, और जो आरोप उस पर और उसके बेटे पर लगे हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। विशेष रिपोर्ट के माध्यम से, पैकेज के माध्यम से समझाया जाएगा। फिर उसके बाद गाजा में बलिदानी, जी हाँ, गाजा में भी हमारे वीर बलिदानी हो रहे हैं। किसकी बात मैं आज कर रहा हूं वो भी आपको आज समझना होगा। एक विशेष रिपोर्ट आपको ये भी देखनी है, महत्वपूर्ण है जनमत के लिए। आगे बढ़ेंगे, संदेश खाली पर षड्यंत्र की एक खबर है, इसके बारे में भी आपको जानना है जनमत के कार्यक्रम में। इसको भी हम कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे। महत्वपूर्ण खबरों में से ये भी एक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केजरीवाल की चुप्पी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे, मौन कब तक धारण करे रहेंगे। स्वाति मालीवाल वाला यही मुद्दा है ये, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। और आगे बढ़ते जाएंगे तो बात करेंगे मोदी की गर्जना की। जी हाँ, लगातार प्रचार प्रसार जो हो रहा है और उसके बारे में बताऊं तो मोदी की गर्जना कहां पर देखने को मिली वो भी आपको समझना होगा। और साथ ही साथ ये बड़े मुद्दे जो हैं आज के, ईडी पर सुप्रीम कोर्ट, आजमगढ़ में मोदी, ये तमाम बड़े मुद्दे जो हैं जिनके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की पहली बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको हम ये खबर बताएंगे जो कि बड़ी खबर है स्वाति मालीवाल की। जी हाँ, स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में बड़ा अपडेट आया है। स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत दी है और मामले की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। जी हां, अब जाके लिखित शिकायत जो है अब जाके यहां पर आई है, और वो ट्वीट जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लिखित में दे दी गई है। और मामले की जांच अब करेगी दिल्ली पुलिस। और सीएम हाउस में बदसलूकी हुई थी, विभव का नाम जिस तरीके से आया था और पीए का नाम जो आया है, उसी की बात आपको बता रहा हूं। चुप्पी साधे हुए हैं तमाम इंडी गठबंधन ब्लॉक के जितने भी नेता हैं, और अरविंद केजरीवाल उन्हीं में से एक, बिल्कुल एक तरीके से जुबान पर ताला लगा लिया था। और अब इस पर अपडेट आ रहा है कि स्वाति मालीवाल ने लिखित में शिकायत दी है। स्वाति मालीवाल ने बयान दर्ज कराया है और स्पेशल सेल के सामने बयान दिया। एडिशनल सीपी और डीसीपी के सामने ये बयान जो है वो दिया गया है। महत्वपूर्ण आपको खबर हम बता रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चल रही है। कथित बदसलूकी के मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने आखिरकार लिखित शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के आवास पहुंची थी और करीब 4 घंटे वहां रही। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर लिया है। और ये स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी आप देखिए, मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा था, मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है, ये ट्वीट में लिखा है, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है, ये बोला है कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। ये तंज कसा है स्वाति मालीवाल ने। और ये देखिए, ये आप देखिए, ये वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल का पीए, दोस्त बन के जो साथ एक तरीके से घूम रहा है, हमसाया बन के घूम रहा है, इसी पर आरोप लगा हुआ है, उसी व्यक्ति पर ये आरोप लगा हुआ है। और ये ट्वीट कैरेक्टर असैसिनेशन यानी कि चरित्र का हरण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, चरित्र को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन पर ये तंज कसते हुए कहा है कि भगवान उन्हें भी खुश रखे। ये स्वाति मालीवाल क्या बड़पन ही समझिए, और डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हैं, महिलाओं के हक की बात करती हैं। रात रात तक ये महिलाओं के हक के लिए, आप देखा होगा आपने, वो भी तस्वीरें आपको याद होंगी जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की जांच करने के लिए कि मौजूदा स्थिति क्या है, जमीनी तौर पर हालात क्या हैं, ये जानने के लिए स्वाति मालीवाल रात रात को भी जो
दिल्ली में आती थी और देखती थी कि भाई क्या वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं। और ये आरोप जो लगा अरविंद केजरीवाल पे, मुंह पे ताला भी अरविंद केजरीवाल के। और संजय सिंह को तो यहां तक कह दिया है, उनके पुराने जो पति हैं नवीन जयहिंद, एक्स हस्बैंड जो उनके हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि भाई ये सब नाटक कर रहे हैं। तो देखिए, स्वाति मालीवाल के केस में एक महत्वपूर्ण यहां पर अब मोड़ आ चुका है। अब इस पर एक्शन ही एक्शन बाकी है, क्योंकि महिला आयोग तक ने भी यहां पर नोटिस जारी कर दिया था और जिसको पीए को बुलाने की बात भी कह दी गई थी। आगे बढ़ते हैं जनमत में। आज खबर की शुरुआत सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी की हत्या की साजिश वाली उस खबर से करते हैं, जिसमें आज 2:30 बजे सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले से जुड़े ढेरों खुलासे किए हैं। आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी की हत्या की सुपारी 1 करोड़ में जिस मौलाना को दी गई थी, उसे सूरत क्राइम ब्रांच ने बहुत पहले ही हिरासत में ले लिया था, जिसने नुपुर शर्मा, टी राजा और उपदेश राणा जैसे अन्य प्रखर राष्ट्रवादियों और हिंदुत्ववादियों को भी सुपारी ली थी। यही नहीं, इस मामले में सूरत क्राइम ब्रांच ने इस बात का भी खुलासा किया था कि इस सुपारी के पाकिस्तान से लेकर कई अन्य इस्लामिक देशों से भी तार जुड़े हुए हैं। वहीं अब इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल बॉर्डर से इसके मास्टरमाइंड को भी धर दबोचा है। क्राइम ब्रांच की माने तो प्रखर हिंदुत्ववादियों की हत्या की साजिश रचने वाले इस जिहादी का नाम मोहम्मद अली उर्फ शहजाद है, जो अब पुलिस रिमांड पर है। इसके साथ ही सूरत क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके से भी सुहैल हुसैन उर्फ अबू बकर नामक एक अन्य जिहादी को भी पकड़ा था, जिससे पूछताछ में पता चला कि नेपाल से हिंदू नेताओं को धमकी देने वाला शहजाद बिहार का रहने वाला है और नेपाल में कारोबार करता है। वहीं इस मामले में सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने और क्या कुछ खुलासे किए हैं, आइए आपको वो सारी बातें सुनाते हैं। मोहम्मद सुहेल को सूरत सिटी क्राइम ब्रांच ने कठोर गांव कामरेज से पकड़ा था अपने इसी मई के फर्स्ट वीक में। उसके बाद जब उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पूरा जो लिंक निकल रहा था, मॉड्यूल निकल रहा था, वो अलग अलग राज्यों में इसके साथ कनेक्टेड लोग निकले। तो जो इसकी इन्वेस्टिगेशन किया गया तो सोहेल के खुद इसके पास 2 एपिक नंबर वाले इलेक्शन कार्ड निकले, एक उसमें से फोर्ज बनाया इसने। उसके अलावा इसने अपना जन्म का जो प्रमाण पत्र होता है वो 2 बनाए, एक सूरत का, एक नवापुर महाराष्ट्र से बनाए। और उसके बाद इसके पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो अलग अलग जो मॉड्यूल्स निकले उसमें बिहार में से जो आरोपी को धरपकड़ किया गया, उसमें वो आरोपी मोहम्मद अली उर्फ शहनाज सना मोहम्मद साबिर, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले बिहार का रहने वाला है और अभी 8% लाहन है जो नेपाल कंट्री का, वो बॉर्डर अपना देश का बॉर्डर है, वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट काम करता था, उसको भी अरेस्ट किया गया जो है। और उसके अरेस्ट करने के बाद जो है ये जो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा निकला कि वो नेपाल का वर्चुअल नंबर यूज़ करके पाकिस्तान जो हैंडलरों के साथ कांटेक्ट में रह के जो अपने देश के जितने भी हिंदुत्ववादी नेताओं थे उनको जान से मारने की धमकियाँ दिया करता था। और जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें जो ये निकला कि ये कुल अभी तक इसके पास जो मोबाइल सेट रिकवर किया गया उसमें 17 जो टोटल अलग अलग वर्चुअल नंबर का इसने उपयोग किया लोगों को धमकाने में। 42 जितने इसने ईमेल आईडी अपनी बनाई जो थ्रेट करने में यूज़ किया, जिसके ऊपर हमारी एफएसएल की मदद से हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो है। और उसके अलावा इसने और एक जो तीसरा आरोपी जो पकड़ा गया अपना महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले से, जिसका नाम है शकील उर्फ रजा। ये अपना जो वर्चुअल नंबर पाकिस्तान का नंबर यूज़ करता था। तो जो इनका पाकिस्तान का हैंडलर है डोगर जो था, उसी ने इसको ये नंबर मुहैया कराया था। उस नंबर से ये उनके अलावा बहुत सारे दूसरे जो पाकिस्तान हैंडलर थे या पाकिस्तान के जो इस तरह के जो लोगों को भड़काने वाला जो काम करते थे उनके साथ, जैसे कि डोगर के अलावा एक एम वकास सादिक करके था, एक जस बाबा, ऐसे लोगों के साथ भी ये कांटेक्ट में था। और उनके थ्रू ये ग्रुप कॉलिंग करके ये हिंदूवादी नेताओं को जो मारने की धमकी दिया करता था। तो अभी तक जो इसको हम लोगों ने जब अरेस्ट किया गया तो इसके बाद जो मोबाइल था, मोबाइल फ़ोन इसने तुरंत क्रश कर दिया, तोड़ दिया जो है। वहाँ से जो हम लोगों ने रिकवरी किया वो एफएसएल के मदद से रिट्रीव हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो धमकियाँ इसने दिया वो काफ़ी चौंकावनारी है, जिसमें एक राष्ट्रवादी शेरनी नाम के एक ब्लॉगर चलाने वाली एक शबनम शेख है, जो मुंबई से अयोध्या तक के पैदल यात्रा किया, तो उनको भी धमकी दिया मारने के इन लोगों ने कि आप हिंदू मंदिरों में जाते हो तो हम आपको जान से मार देंगे। उसके अलावा हिंदू शेर बॉय
एक के नाम से एक सोशल वर्क करने वाले मिस्टर सुरेश राजपूत हैं, इनको मारने की धमकी दिया है। सनातन संघ के अध्यक्ष जो मिस्टर उपदेश राणा को तो धमकी इन्होंने दिया ही है, उसके अलावा नेशनल प्रेसिडेंट शिवसेना हिंद के निशांत शर्मा हैं, उनको इन्होंने धमकी दिया। पंजाब शिवसेना के मिस्टर अमित अरोड़ा हैं, उनको धमकी दिया। बजरंग दल हिंदुस्तान राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर कुलदीप सोनी हैं, उनको धमकी दिया। नुपुर शर्मा को धमकी दिया। इतना इनकी इन्वेस्टिगेशन में अभी इसने कबूलात किया है। वो अलग अलग जगह हम लोगों ने कुछ तो नेट पे सर्च किया तो ऐसी घटनाएं बनी हैं जिसकी रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन कंसर्न जो स्टेट पुलिस है इसके लिए ये जो जितना इन्वेस्टिगेशन में आया इंट्रोगेशन में, वो हम उनके साथ अभी कांटेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह से कहाँ कहाँ और इसने धमकी दी है। इनके अलावा बहुत सारे जो मनी का ट्रांजैक्शन है, कितने लोग और इनके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इतने वर्चुअल नंबर, इतने आईडीज़ यूज हो रही हैं, तो और कितने लोग हैं उनके बारे में सूरत सिटी पुलिस, अदर स्टेट की पुलिस और हमारी जो कंसर्न जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ हम लोग पूरा तो देखिए, खुलासे पे खुलासे लगातार हो रहे हैं और इस मामले पर जिस तरीके से गहनता से जांच तो हो ही रही है और ऐसे ही एक्टिव रहना चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को। और जितनी जानकारी सामने आती है उसी से जो हिंदुत्ववादी नेता हैं और जो हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो सुरक्षा एजेंसियों पर भी है। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, हमारे साथ सुदर्शन न्यूज से खास जो बातचीत की है उसके बारे में भी आपको सुनना है, जानना है। मौजूदा लोकसभा चुनावों की इस सरगर्मी के बीच हरियाणा की राजनीति अपने चरम पर है, जिसने लोकसभा के इस चुनावी घमासान के तापमान को और बढ़ा दिया है। अब एक और जहां अपने इस चुनावी अभियान में भारतीय जनता पार्टी 400 का लक्ष्य साधने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर उनकी हरियाणा में सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सरकार बचा पाएंगे? हरियाणा की दिलचस्प राजनीति को करीब से जानने के लिए सुदर्शन न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की। आइए आपको सारी बातें सुनाते हैं। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। आजकल वो अपने लिए तो विधानसभा का वोट मांग ही रहे हैं, साथ में प्रदेश की 10 की 10 सांसदों के लिए भी वोट मांग रहे हैं। क्या कहेंगे? लगातार आप पूरे प्रदेश में घूमा, आपने तमाम रैलियां की, तकरीबन 80-90 रैलियां भी लगभग हो चुकी हैं। क्या नब्ज नज़र आ रही है पब्लिक की? देखिए, लोगों का जो जोश, जो उत्साह वो देखने को मिल रहा है। एक बड़े मैंडेट की तरफ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने संकेत किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 के 10 लोकसभा के कमल और करनाल के अंदर उपचुनाव में एक विधानसभा का कमल, 11 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। ये हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है। आज जो अंडरकंट में देख रहा हूँ मैं, नीचे लोगों के जब बात करते हैं, लोग आकर के मेरे को मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उनका स्नेह प्यार जो देखने को मिलता है वो अंडरकंट बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, वो अपनी जमानतें भी बचा ले, वो बड़ी गनीमत की बात है। एक तरफा वोट लोग देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आज गरीब की मजबूती के लिए काम किया है, आज महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम किया है, युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में मोदी जी ने किया है, किसानों को सशक्त और मजबूत करने का काम 10 वर्षों में मोदी जी ने किया है। इसका आज नतीजा देखने को मिल रहा है कि लोग नरेंद्र मोदी जी को एक बड़े मैंडेट के साथ इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, कई बार विपक्ष जो है किसानों के मुद्दे को लेकर के हमलावर होता है। कई जगह जो है किसानों के नाम पर विरोध प्रदर्शन भी विपक्ष करवाने की कोशिश करता है। इस तरह के प्रदर्शनों को या किसानों के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जब कांग्रेस ने लंबे समय तक उनको देश ने समय दिया परंतु वो कुछ करने में नाकाम रहे हैं। उनकी नीति भी ठीक नहीं थी, उनकी नीयत भी ठीक नहीं थी और उनका नेतृत्व भी सही नहीं था। नेतृत्व भी भ्रष्टाचार में विश्वास रखता था, उनकी नीति देश के विरोध थी, उनकी नीयत ही स्पष्ट नहीं थी कि हमने चलना किस तरफ है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। आज देश की नीति भी सही है, आज हमारे नेता की नीयत भी सही है, आज हमारा नेतृत्व भी मजबूत है, जिसने 10 वर्षों के अंदर भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है। आज मुझे गर्व है कि उन्होंने देश की मजबूती के लिए जो काम किए हैं, आज गरीब को खुशहाल किया है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम
इन 10 वर्षों में किया है। लगातार ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरी है और आगे भी इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही संकल्प लेकर के इस देश को आगे बढ़ा सकता है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। और उस दिशा के अंदर आज देश के 140 करोड़ लोग आज अपना सहयोग नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं और बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, राम मंदिर हो, चाहे आपने अभी बात किया केदार धाम की बात हुई, इस तरह भाजपा की जो केंद्र की सरकार रही इस तरह के मुद्दों पे बहुत काम किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी काफ़ी कुछ काम किया गया है। आपको आगे जो क्योंकि मुख्यमंत्री तो आगे क्या लगता है कि किस तरह रहेगा? देखिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को नीचे उतारने का काम, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। और हरियाणा प्रदेश की जितनी जो भी समस्याएं हैं मेरे ध्यान में आएंगी, जो मेरे ध्यान में लाई जाएंगी, उन सब कामों को भी प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना और हरियाणा प्रदेश के लोगों का सम्मान वो हमारी प्राथमिकता है। और गरीब व्यक्ति को मजबूत करना, सशक्त करना, गरीब व्यक्ति के लिए नई योजनाएं बना करके उनके घर तक पहुंचाना, उसको सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि एक तो आप पहले पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री हैं और गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर संभव हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस में तो परिवारवादी लोग हैं। बापू बन गया, फिर बेटे का नंबर है, बेटा पहले बापू बेटा लड़ पड़े दोनों चुनाव, दोनों हरा दिए, अब बेटे को खड़ा कर दिया, अभी तहीं खड़ा हो जा, मैं पीछे रहता हूँ, अरे वो उसका बेटा भी हारेगा, बहुत बुरे तरीके से हारेगा, जो वहाँ के लोगों के व्यू आ रहे हैं इस तरीके से हारेगा कि आगे ये खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। क्योंकि 2024 का जो विधानसभा चुनाव है इसके अंदर भी इनको कहीं सीटें नहीं मिल रही हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि एक गरीब व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति को इतने बड़े मुख्य पद के ऊपर ला करके बैठा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, ये और पार्टी में संभव नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी की ही नीतियाँ हैं, जिन नीतियों के कारण आज ये देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उनकी नीतियों को हूबहू उतार करके लोगों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। और आने वाले इस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ओबीसी को जो सम्मान दिया है, ये सम्मान कांग्रेस ने तो वोट बैंक के रूप में ओबीसी को इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने आज तक उसको सम्मान नहीं दिया। पहली बार मोदी जी ने अपने कैबिनेट के अंदर 27 ओबीसी के मंत्रियों को शामिल करके उनको कैबिनेट का दर्जा दे करके एक ओबीसी समाज को सम्मान दिया है। ओबीसी आयोग बनाया, संवैधानिक शक्तियां दी, उसका लाभ ओबीसी समाज के बच्चों को भी मिल रहा है, आम लोगों को भी मिल रहा है, महिलाओं को भी मिल रहा है, युवाओं को भी मिल रहा है। ये पहली बार ओबीसी को इतना बड़ा सम्मान दिया है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और ओबीसी समाज पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ। एक आरक्षण को लेकर के कई मतभेद कांग्रेस पैदा करने की कोशिश कर रही कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो बीजेपी की सरकार आ जाती है, 400 पार कर जाती है तो संविधान में बदलाव हो जाएगा। आरक्षण पे बड़ा हुड्डा साहब भी बड़े बढ़ चढ़ करके इस तरह के मुद्दे उठाते नहीं, देखिए, कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है। कांग्रेस को ये मान चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता वो स्वीकार कर चुके हैं इस बात को कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। परंतु लड़ाई इस बात की है, कांग्रेस के सामने भी इनको 400 पार से रोकना है। वो रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, उनका हम जोरदार स्वागत करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में अब उनकी रैली होने वाली है। उनका खास लगाव हरियाणा के लोगों के साथ है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, करनाल। जनमत में अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की और उसके बेटे अनास की, जो पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट व धमकी देने के मामले में फरार चल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, नोएडा पुलिस की टीम ने आज ओखला स्थित अमानतुल्लाह के
घर दोबारा पहुंचकर दबिश दी थी, लेकिन नोएडा पुलिस की इस खोज में ना तो अमानतुल्लाह मिला और ना ही उसका बेटा मिला, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह के घर पर नोटिस लगा दिया है, नोटिस चस्पा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अमानतुल्लाह अपने बेटे के साथ फरार है, जिसकी खोज अभी भी जारी है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस दिन की। दरअसल सेक्टर 95 स्थित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां का बेटा अनस बीते मंगलवार सुबह कार में पेट्रोल भरवाने आया था, जिसने अपनी कार पेट्रोल लेने की कतार में लगाकर कहा कि उसके आगे वाली कार को आगे बढ़ाकर पहले उसकी कार में पेट्रोल डाल दें। इस पर सेल्समैन ने कहा कि आप लाइन में आइए और आपकी बारी आने पर तेल डाल दिया जाएगा। पेट्रोल पंप कर्मचारी की इस बात से नाराज होकर अमानतुल्लाह के बेटे अनस ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी और धमकी दी। इसके कुछ ही देर के बाद विधायक अमानतुल्लाह मौके पर पहुंचा और उसने भी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकी दी। वहीं इस मामले में कोतवाली फेज 1 पुलिस ने विधायक पिता पुत्र के खिलाफ गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी है। मुकदमा होने के बाद दोनों फरार हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न आपसे यह था कि महंगी साबित होगी अमानतुल्लाह खां की दादागिरी, जो गुंडागर्दी इन्होंने दिखाई है, जो दादागिरी दिखाई है पेट्रोल पंप कर्मचारियों से, एक भोले भाले आम कर्मचारियों पर जो जोर दिखाया है ना नोएडा पुलिस ने, अभी इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 8% लोगों ने ना में जवाब दिया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस का यह पूरा मामला है, कब तक भागेंगे बाप बेटा, यह हमें देखना होगा। जनमत में अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्होंने हाल ही में अपनी एक रैली में इंडी गठबंधन को लेकर अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जिन्होंने अपने एक संबोधन में कहा कि हम इंडिया गठबंधन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और उन्हें बाहर से हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन इसके साथ ही ममता ने आगे ये भी कहा कि उनका ये प्लान बंगाल में लागू नहीं होता है, वह इंडी गठबंधन को केवल दिल्ली में समर्थन देंगी। वहीं दूसरी ओर बंगाल में उनकी कांग्रेस और सीपीआईएम से लड़ाई जारी रहेगी। अब यहां सवाल यह है कि जब इंडी गठबंधन एक है तो उस पर ममता की दोहरी राय क्यों है। इसी पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट और मामले की सच्चाई और गंभीरता को समझिएगा। देश में 70% सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अभी 3 दौर का चुनाव बाकी है और बाकी बचे हुए तीनों चरणों में बंगाल में वोटिंग होनी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के इस बीच मझधार में सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने उस गठबंधन पर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिस इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं की बड़ी फौज इकट्ठी की थी, जिस इंडी गठबंधन के तहत राहुल गांधी चुनावों से पहले बीजेपी के विरुद्ध माहौल बना रहे थे। वहीं अब उस गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, जिन्होंने बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर बहुत पहले ही इंडी कुनबे से किनारा कर लिया था। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन को नेतृत्व प्रदान करने और उन्हें बाहर से हर तरह से मदद करने की बात कही है। अपने संबोधन के साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन को अपना समर्थन सिर्फ दिल्ली में देंगी। वहीं कांग्रेस और सीपीआईएम के विरुद्ध उनकी लड़ाई बंगाल में जारी रहेगी। अपने इन बयानों से ममता ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंडी गठबंधन से उनकी करीबी का कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को केंद्र से हटाना है। इसके अलावा उनका इंडी कुनबे से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर जमकर पलटवार किया। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। तो जब गठबंधन बन रहे थे उस समय आरोप लगाना चाहिए था ना। मैं तो कभी उनके साथ बदसलूकी नहीं किया। मेरा रुख स्पष्ट है। गठबंधन बनने की पहले भी जो रुख स्पष्ट थी, आज भी रुख स्पष्ट है। अभी बहानाबाजी करना बेकार है। ये अभी कहीं दुहाई देना ठीक नहीं है। और दुहाई देने के चलते कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में खत्म करने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीट मिलेगा ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुके हैं। अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रहे हैं।
वास्तव में ममता बनर्जी ने तो बहुत पहले ही इंडी गठबंधन का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब जब वह इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कर रही है, तो ऐसे में उन्हें अपने राज्य में इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से क्यों डर लग रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर देखी, खबर की गंभीरता को समझा और देखा, विचित्रता भी आपने उस खबर की समझी है। इस खबर पर पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था, ममता पर भरोसा कर सकता है इंडी गठबंधन? तो ये देखिए, 20% लोग हाँ कह रहे हैं और 80% लोग कह रहे हैं नहीं, ममता पर भरोसा नहीं कर सकता है इंडी गठबंधन। और ये देखिए, ये इंडी गठबंधन की हकीकत है, ये इनकी सच्चाई है, जो ये मानने से इनकार करते हैं। बिल्कुल भी सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मामलों में कई जगहों पर बिल्कुल ऐसा साबित होता है कि बिल्कुल भी गठबंधन केवल नाम का है। आगे बढ़ते हैं, जनमत में अब बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिनके बयानों ने इन दिनों लोकसभा चुनावों के इस मौजूदा सरगर्मी को और तेज कर दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक और जहां बीजेपी के अन्य नेताओं की रैलियां और भाषणों का दौर जारी है, वहीं अब इसी कड़ी में हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है, जो इन दिनों न सिर्फ दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि पीओके, राम मंदिर और घुसपैठ जैसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसने इन दिनों कांग्रेस को पूरी तरह घेरे में डाल दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के समय कुछ ऐसे ही मुद्दे उठाए। क्या कुछ कहा उन्होंने? हर बार कुछ नया कहते हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। लोकसभा चुनाव की इस मौजूदा सरगर्मी के बीच जहां एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे भी जारी हैं। वहीं अब इस कड़ी में बीजेपी की ओर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है, जिन्होंने झारखंड में बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के समय घुसपैठ के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर झारखंड में अभी घुसपैठ नहीं रोका गया तो ये राज्य आने वाले समय में असम बन जाएगा। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं रुक लगा पा रहा। मैं मानता हूँ हमारे जब बांग्लादेश से घुसपैठिया स्टार्ट हुआ, ये 40 साल पहले स्टार्ट हुआ। कांग्रेस उस समय स्टेट का शासन में था, उनको अंदाजा नहीं लगा कि ये 40 साल का बाद जाके क्या होगा। आज हमारा असम में घुसपैठी जो बांग्लादेश से रिलेट लोग है, द वॉल्यूम इज 1.25 करोड़। ये समस्या स्टेटमेंट से समाधान करने वाला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका हूं और असमीज लोग अपना आइडेंटिटी खो चुका हूं। यही नहीं, अपने इस प्रेस वार्ता में हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीओके का भी मुद्दा उठाया है और ये सवाल उठाया कि आखिर भारतीय चुनावों में पीओके मुद्दा क्यों नहीं होता। इसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने हमको सिखाया कि हमारा वाला कश्मीर हमारे हो जाए, उनका वाला कश्मीर उनका हो जाए, लेकिन हम बुनियादी दौर से उसको विरोध करता हूं। हम नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान का पास कोई कश्मीर होना चाहिए। पहला बार जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ सीटों का, बहुत ये मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ है। जब डिलिमिटेशन हुआ, मोदी जी ने सबसे पहले इसका एक बहुत बड़ा प्रोविजन रखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी विधायक बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा वाला कश्मीर से बनेगा, वो भी हमारा है, वहाँ का भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा होना पड़ेगा। हमारा देश को राम मंदिर मिला, देश गर्वित हुए। देश का बहुत बड़ा एक संख्यक लोगों को लगता है कि औरंगजेब का समय में, बाबर का समय में हमारा साथ जो नाइंसाफी हुआ, आज वो नाइंसाफी बहुत दूर तक
रामलाला का मंदिर ने वो नाइंसाफी को मिनिमाइज किया, लेकिन वहाँ समाप्त नहीं होते हैं। कांग्रेस का समय में हमारे मंदिरों का एक अधिनियम बनाया, पार्लियामेंट में एक बिल बनाया, एक कानून बनाया कि राम मंदिर का बारे में तो सरसा कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का बारे में कोई भी कोर्ट सरसा नहीं कर सकते। इन्हें हुए कांग्रेस का समय में ऐसा कानून बनाया गया कि नो सिविल कोर्ट, नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट कैन एडजुडिकेट ऑन द ओनरशिप ऑन कृष्ण जन्मभूमि एंड ज्ञानवापी, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद। क्या हमें ऐसा कानून को मंजूरी है? जो कानून हमारे भगवान का जन्मभूमि में भी हमें मंदिर बनाने अनुमति नहीं देते हैं। हमारा देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत है। हेमंत बिस्वा शर्मा ही नहीं, इन दिनों लोकसभा के इस चुनावी दंगल में बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ ऐसे ढेरों मुद्दे उठा रहे हैं जिसका जवाब तुष्टीकरण वाले इंडी गठबंधन के पास फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस खबर को आपने देखा, गंभीरता को समझा। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमारा प्रश्न ये था, हिंदुत्व के लिए सनातनियों का जागना जरूरी है? प्रश्न का उत्तर हाँ में देने वाले 93% है, 7% लोगों ने ना में दिया है, लेकिन प्रचंड बहुमत मानता है कि हिंदुत्व के लिए सनातनियों का जागना बेहद जरूरी है। अगली खबर का जो हम रुख करेंगे उसमें बात करेंगे पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर खूब जमकर हमला भी बोला तो कहीं पर लोगों को खूब हंसाया भी। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर भदोही में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा, साथ ही सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री की आज की जनसभा की 10 खास बातें, और साथ ही आपको बताएंगे कि किन मुद्दों पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर जनता को विशेष जानकारी भी दी। बीच बीच में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा में मौजूद लोगों को हंसाते भी रहे। जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 10 खास बातों पर नजर डालें तो उन्होंने सबसे पहली बात में कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करवाकर वहां शांति व्यवस्था बहाल, लोगों को आतंकवाद से भी छुटकारा दिलवाया है। पीएम मोदी की दूसरी बड़ी बात में उन्होंने कहा कि मेरे रग रग में राष्ट्रवाद का संकल्प बह रहा है, मैं इससे भारत को बदल रहा हूँ। तीसरी बात में मोदी ने कहा कि देश में बम धमाके, दंगे, आतंकवाद के साथ आजमगढ़ की पहचान को बदल दिया गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीएए को लेकर सपा कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। सीएए हमेशा लागू रहेगा। पीएम मोदी की पांचवी बड़ी बात में उन्होंने कहा कि देश की जनता को धर्म और जात पात के नाम पर बांटकर रखा गया। आज राष्ट्रवाद की गूंज हो रही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सपा कांग्रेस दल दो हैं, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं। इसी कड़ी में पीएम ने कहा कि विपक्ष पिछड़े दलितों और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर उसे अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि देश में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार हो रहा है। हिंदू मुसलमान से अलग समाज एक होकर चले तभी दुनिया में भारत का नाम है। विपक्षियों ने राम मंदिर को भी नहीं बख्शा, इस पर भी वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। प्रधानमंत्री की 10वीं बड़ी बात में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के आगे तहत सभी की सेवा हो रही है। देश के स्वास्थ्य की चिंता मोदी कर रहा है।
लोगों की इलाज की गारंटी मोदी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबरें आपका और भी इंतजार कर रही हैं। बात करेंगे इजराइल की। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में सोमवार यानी 13 मई को संयुक्त राष्ट्र यूएन एजेंसी के लिए काम कर रहे एक पूर्व भारतीय सैनिक की मृत्यु हो गई। तस्वीरें भी दिखाएंगे। पूर्व सैनिक का नाम कर्नल वैभव अनिल काले था, जो नागपुर के रहने वाले थे। यूएन एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले वह जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात थे। वैभव की मौत पर, उनकी मृत्यु पर बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने दुख भी जताया है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर काले के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार वैभव के शव को भारत लाने के लिए लगातार यूएन के संपर्क में है। यूएन ने भी इस मामले में दुख जताया है। वैभव की मृत्यु उस वक्त हुई जब वे राफा में मानवीय मदद पहुंचा रहे थे। इसी दौरान इजरायली टैंक ने उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि कर्नल वैभव अनिल काले ने भारतीय सेना से 2022 में रिटायरमेंट ली थी। वे 3 हफ्ते पहले ही यूएन के सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग से जुड़े थे। 46 साल के वैभव अप्रैल 1998 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने 2009 से 2010 तक संयुक्त राष्ट्र में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। वैभव ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से बिहेवियरल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में ग्रेजुएशन की थी। उन्होंने आगे की पढ़ाई आईएमएम लखनऊ और डीएवी इंदौर समेत अन्य संस्थाओं से की थी। वैभव के परिवार के दूसरे सदस्य भी भारतीय मिलिट्री में रह चुके हैं। उनके भाई ग्रुप कैप्टन विशाल काले वायुसेना में भर्ती थे, जबकि वैभव के कजन आमे काले भी सेना में कर्नल रह चुके थे। तो आज एक वीर भारतीय सैनिक, एक वीर ने बलिदान दिया, और वो भी राफा में। आप सोचिए, गाजा की उस क्षेत्र में जहां पर युद्ध चल रहा है। देखिए, खबरें और भी लगातार हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि ईडी पीएमएलए कानून के प्रावधानों के तहत अगर विशेष अदालत ने शिकायत पर स्वतः संज्ञान ले लिया या है तो फिर ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को अगर आरोपी को हिरासत में लेना है तो उससे पहले संबंधित कोर्ट में आवेदन देना होगा और आवेदन से संतुष्ट होने के बाद ही कोर्ट ईडी को आरोपी की हिरासत देगी। दरअसल जस्टिस अभय और जस्टिस उज्जवल भैया की पीठ ने कहा है कि अगर आरोपी किसी समन के अनुपालन के लिए विशेष अदालत में पेश हुआ है तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि जो आरोपी समन के बाद अदालत में पेश हुआ है तो उसे जमानत के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है और उस पर पीएमएलए कानून की धारा 45 की जुड़वा शर्त भी लागू नहीं होती है। जुड़वा शर्तों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगर कोई आरोपी जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन करता है तो जो अदालत है पहले सरकारी वकील को सुनेगी और जब वह संतुष्ट हो जाएगी कि आरोपी दोषी नहीं है और वह रिहा होने के बाद फिर से वैसा ही अपराध नहीं करेगा, तभी कोर्ट आरोपी को जमानत दे सकती है। दरअसल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट एक सवाल पर लिया है। वो सवाल था कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत के लिए कड़ी जुड़वा शर्तों को पूरा करना जरूरी है अगर उस मामले में विशेष अदालत ने स्वतः संज्ञान ले लिया हो। अब इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शक्ति को कम कर दिया है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी अधिकारियों को किसी दोषी व्यक्ति को कब्जे में मौजूद सामग्री और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण के आधार पर गिरफ्तार करने की अनुमति देती है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि एजेंसी को व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जल्द से जल्द सूचित करना होगा। विशेष रूप से शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे मामले में जहां ईडी द्वारा शिकायत दर्ज करने तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। विशेष अदालत को पहले एक समन जारी करना होगा और यदि अभियुक्त उस समन का विधिवत मैं बताऊं आपको जवाब देता है तो उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। तो इसी के साथ आज के जनमत कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसे ही नए बड़े मुद्दे आपके लिए मैं शिवम दत्त मेहता लेकर आऊंगा। लेकिन आप रोज देखते रहिए जनमत अपने परिवार के साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी आपको भाग लेना है। एकमात्र ऐसा शो जहां पर केवल एंकर ही नहीं बोलता, खाली खबरें ही आप नहीं सुनते, खबरों में आप भाग भी लेते हैं। इसी के साथ अभी हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।